आज हम एक ऐसी अनजानी सी ताकत के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे हर दिन, हर पल को कंट्रोल करती है और हम में से ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं है। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपी है। हमारे पास जो सोर्स है वो बताता है कि ये ताकत है छवियां या कह सकते हैं तस्वीरें। बिल्कुल। और यहाँ बात सिर्फ दीवारों पर लगी तस्वीरों या मूर्तियों की नहीं हो रही है। बात हो रही है उन तस्वीरों की जो 24 घंटे हमारे दिमाग के पर्दे पर चलती रहती हैं। सोर्स का दावा है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे काम, यहाँ तक कि हम खुद को क्या समझते हैं, सब कुछ इन्हीं अंदरूनी और बाहरी तस्वीरों पर टिका है। हाँ, और आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश है। ये समझना कि हमारा मन एक सिनेमा हॉल की तरह है जिसमें कोई ना कोई फिल्म हमेशा हमेशा चलती रहती है। हमेशा। सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ अंधेरे में बैठे दर्शक हैं जो पर्दे पर जो भी दिखाया जा रहा है उसे देखने के लिए मजबूर हैं, या फिर क्या हमारे पास प्रोजेक्शन रूम में जाकर फिल्म बदलने का कोई तरीका है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। चलिए तो फिर इस आइडिया को जरा खोल कर देखते हैं। सोर्स की सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हमारी हर सोच एक तस्वीर पर टिकी होती है। जैसे मैं अभी सोचूं कि आज शाम को एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय पीनी है, तो ऐसा कहते ही मेरे दिमाग में उस चाय की एक पूरी तस्वीर बन गई है। उसका रंग, कब से निकलता हुआ धुआं, शायद उसकी खुशबू भी महसूस होने लगी है। ये तो कमाल है। यही तो मन का स्वभाव है। वो शब्दों में नहीं, वो तस्वीरों में सोचता है। शब्द तो बस उन तस्वीरों तक पहुंचने का एक जरिया है। आपका मन एक नॉन स्टॉप मूवी प्रोजेक्टर है जो जागते हुए भी और सोते हुए भी, मतलब सपनों में, लगातार तस्वीरें फेंकता रहता है। और इन तस्वीरों का हमारी मानसिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। अच्छा? जैसे सोर्स बताता है कि जब ये प्रोजेक्टर बहुत धीमी गति से तस्वीरें बनाता है या लगभग बंद सा हो जाता है, तो उस हालत को उदासी कहते हैं। सब कुछ सपाट, बेरंग और धूसर लगता है। भविष्य की कोई तस्वीर नहीं बनती, इसलिए कोई उम्मीद नहीं जगती। और इसका उल्टा भी होता होगा, मतलब जब प्रोजेक्टर बहुत ज्यादा तेज चल रहा हो? हाँ बिल्कुल। जब मन एक साथ सैकड़ों तस्वीरें फेंकने लगता है जो एक दूसरे से टकरा रही हों, तो उसे हम मानसिक शोर या उलझन कहते हैं। अच्छा, तो मानसिक शोर का मतलब वैसा हुआ जैसे मैं काम करने बैठी हूँ पर दिमाग में कल की मीटिंग की चिंता, बच्चों के स्कूल का प्रोजेक्ट, गाड़ी की सर्विसिंग और शाम को क्या बनाना है, ये सब एक साथ चल रहा है। हर ख्याल अपनी एक तस्वीर के साथ आ रहा है। क्या इसी की बात हो रही है? आपने एकदम सही पकड़ा। यही है मानसिक शोर। जैसे एक ही समय में 100 टीवी चैनल चल रहे हों और आप किसी एक पर भी ध्यान न दे पा रहे हों। और यहीं से बात तनाव की तरफ बढ़ती है। अरे वाह, तनाव की ये परिभाषा तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। सोर्स तनाव के बारे में क्या कहता है? मुझे लगा था कि तनाव बाहरी वजहों से होता है, जैसे काम का दबाव या रिश्तों की समस्याएं। बाहरी वजह तो सिर्फ ट्रिगर होती हैं। सोर्स के मुताबिक तनाव की जो असली परिभाषा है ना, वो बहुत गहरी है। तनाव तब पैदा होता है जब आपका मन हजारों चलती हुई तस्वीरों के बीच किसी एक नकारात्मक तस्वीर पर जाकर अटक जाता है और उसे ही लगातार देखता रहता है। जैसे कोई पुराना अपमान, भविष्य में होने वाली किसी बुरी घटना का डर या अपनी कोई असफलता। मन उस एक तस्वीर को जूम इन करके लूप पर चलाता रहता है। तो इसका मतलब तनाव बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि किसी एक छवि पर हमारे अटके रहने के कारण होता है। बिल्कुल। सोर्स इसे एक खिंचे हुए तार के उदाहरण से समझाता है। सोचिए, गिटार का एक तार है जिसे बहुत ज्यादा कस दिया गया है। वो लगातार एक तनाव में है। वो बज तो नहीं रहा, लेकिन उसमें एक जबरदस्त खिंचाव है। यही खिंचाव जब लंबे समय तक बना रहता है तो पहले चिंता माने एंग्जाइटी में बदलता है, और अगर तार और कसता जाए तो एक दिन वो टूट जाता है, जिसे हम डिप्रेशन या बर्नआउट कहते हैं। ये हमारी ही अंदरूनी तस्वीरों की बेकाबू ताकत है। और ये बात सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी लागू होती होगी, है ना? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि तनाव से कई बीमारियां होती हैं। क्या सोर्स इस कनेक्शन के बारे में कुछ कहता है? हाँ, वो इस पर जोर देता है। मन और शरीर अलग अलग नहीं है। जब मन किसी डरावनी तस्वीर पर अटका होता है तो शरीर उसे एक असली खतरे की तरह लेता है। वो फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, तनाव के हार्मोन रिलीज करता है। और लंबे समय तक ऐसा होने से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मतलब आपके दिमाग के पर्दे पर चल रही फिल्म आपके शरीर के हर सेल को प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो अगर हमारी आंतरिक छवियां हमें इतना प्रभावित करती हैं, तो फिर बाहरी दुनिया का क्या?
मेरा मतलब है हम तो विज्ञापनों, सोशल मीडिया और फिल्मों से घिरे हुए हैं। ये बाहरी छवियां हमारी आंतरिक दुनिया को कैसे प्रभावित करती हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। चलिए सोर्स के एक बड़े ही रिलेटेबल उदाहरण को लेते हैं। मान लीजिए कोई घर पर अकेला है और अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है, मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। इतने में एक दोस्त आता है और बस टीवी चला देता है। दोनों चुपचाप बैठे, शायद बात भी नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ही देर में वो बेचैनी और अकेलापन गायब हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ध्यान बट गया। ध्यान बटा, लेकिन कैसे? मन जो पहले अंदरूनी बेचैनी की तस्वीरों में उलझा था, अब एक बाहरी तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर जाकर चिपक गया। वो उस पर निर्भर हो गया। हम सब बाहरी तस्वीरों पर निर्भर होने के आदी हो चुके हैं। जब मन बेचैन होता है तो हम तुरंत अपना फोन उठाकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं। ये एक तरह का डिजिटल पेन किलर बन गया है। डिजिटल पेन किलर, ये तो कमाल का टर्म है। इसका मतलब हम अपनी अंदरूनी बेचैनी से भागने के लिए बाहरी छवियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, फोन हो या शायद लोगों के चेहरे ही क्यों ना हो। सही कहा। हम हमेशा पकड़ने के लिए कोई रूप, कोई शक्ल ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ सोर्स एक गहरा सवाल उठाता है। क्या हमें हमेशा इस बाहरी सहारे की जरूरत है? क्या कोई और रास्ता है? सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? कई लोगों को लग सकता है कि ये तो बस ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। असलियत में किसी से मिलने का ये विकल्प कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, मन असली और कल्पना की हुई तस्वीर के भावनात्मक असर में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। अगर आप अपनी किसी पुरानी अपमानजनक घटना को याद करें तो आपका शरीर और आपकी भावनाएं आज भी वैसा ही महसूस करेंगी, है ना? भले ही वो घटना 10 साल पहले हुई हो, तस्वीर पुरानी है पर उसका असर असली है। हाँ, ये तो होता है। इसी तरह जब आप किसी प्रियजन की छवि को अपने अंदर पूरी भावना और गहराई से बनाते हैं, उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की चमक, उनकी आवाज, तो आपका मन और शरीर प्रेम और जुड़ाव की भावनाओं को महसूस करने लगते हैं। ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, ये अपनी भावनाओं को सचेत रूप से पैदा करने का एक तरीका है। ये बाहरी निर्भरता से आंतरिक स्वतंत्रता की ओर एक कदम है। ये बात मुझे अध्यात्मता के एक बड़े सवाल की ओर ले जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, तो हम एक मूर्ति या तस्वीर के सामने क्यों झुकते हैं? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो बहुत से लोगों को उलझन में डालता है। और इस विरोधाभास का जवाब मन के काम करने के तरीके में ही छिपा है। आकर्षक बात यह है कि मन के लिए निराकार या फॉर्मलेस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जैसे ही मैं कहूं निराकार, आपके मन में क्या आता है? शायद गहरा अंधेरा, या एक अंतहीन खालीपन, या शायद सफेद रोशनी। हाँ, कुछ ऐसा ही, शायद एक खाली आकाश जैसा। तो वो खाली आकाश भी तो एक तस्वीर ही है। निराकार सोचते ही मन जो खालीपन की तस्वीर बनाता है, वो भी एक तस्वीर है। मन बिना तस्वीर के काम ही नहीं कर सकता। उसे टिकने के लिए कोई ना कोई रूप चाहिए ही। ये तो बहुत बहुत दिलचस्प बात है कि मूर्ति एक तकनीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्य मूर्ति नहीं, बल्कि मूर्ति के जरिए मन को साधना है। क्या स्रोत इस बारे में और कुछ बताता है कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? बिल्कुल। स्रोत कहता है कि आध्यात्मिक परंपराओं में एक मूर्ति या प्रतीक स्वयं भगवान नहीं है, बल्कि वो एक दिव्य तकनीक है। हमारा मन जो हजारों सांसारिक छवियों, पैसा, शोहरत, रिश्ते, चिंता में बिखरा हुआ है, यह तकनीक उस बिखरे हुए मन को उन सब जगहों से हटाकर एक जगह पर केंद्रित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। सिर्फ एक जगह पर? हाँ। सोर्स इसे एक बहुत सुंदर उपमा से समझाता है। वो कहता है कि यह मूर्ति या छवि एक नाव की तरह है जो आपको रूप की नदी पार करने में मदद करती है। जब आप नदी पार कर लेते हैं तो आप नाव को अपने सिर पर लेकर नहीं घूमते, उसे वहीं छोड़ देते हैं। यह छवि मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? अगर हम अपने आसपास देखें तो बाहरी दुनिया, विज्ञापन, सोशल मीडिया, फिल्में छवियों की एक सुनामी की तरह है। ये छवियां हमें बताती हैं कि हमें कैसा दिखना चाहिए, सफलता का क्या मतलब है, एक परफेक्ट जिंदगी कैसी होती है, और हम अनजाने में इन बाहरी तस्वीरों को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। और समाधान यही छिपा है। हमें अपनी छवियों का स्वामी बनना होगा। अभी हम दर्शक दीर्घा में बैठकर वो फिल्म देख रहे हैं जो समाज, मीडिया या हमारे अतीत के अनुभव चला रहे हैं। हमें प्रोजेक्शन रूम में जाकर नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा। हमें ये सचेत रूप से चुनना सीखना होगा कि हम अपने मन के पर्दे पर कौन सी फिल्म चलाना चाहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन रूम का कंट्रोल लेना ये तो समझ आ गया, लेकिन करें कैसे? ये सुनने में बहुत बड़ा काम लगता है। क्या सोर्स कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताता है जिन्हें कोई भी अपना सकता है?
हाँ, और यही इस पूरी जानकारी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ध्यान या मेडिटेशन जैसी प्रथाएं मन को खाली करने के लिए नहीं है, जैसा कि आमतौर पे माना जाता है। वो इसी प्रोजेक्टर का कंट्रोल लेने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। लेकिन कुछ बहुत ही सरल और व्यवहारिक कदम हैं। चलिए उन पर बात करते हैं। सोर्स क्या कहता है? पहला कदम है उदासी या मूड खराब होने की स्थिति के लिए। सोर्स कहता है कि जब भी आप उदास महसूस करें तो आदत के अनुसार फोन उठाने या टीवी चलाने की बजाय सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकें, आंखें बंद करें और अपने अंदर जानबूझकर एक सुंदर छवि बनाएं। कोई भी सुंदर छवि, जैसे? कोई भी जो आपको सच में सुकून दे। शायद किसी पहाड़ की चोटी पर सूर्योदय का दृश्य, या एक शांत झील का किनारा, या किसी बच्चे की खिलखिलाती हुई हंसी। और ये जरूरी है कि ये छवि पूरी तरह से आपकी हो। किसी और के लिए जो शांत है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी हो। श्रुत इस बात पर जोर देता है कि इस प्रक्रिया में ईमानदारी बहुत जरूरी है। आपको वो छवि चुननी है जो सच में आपकी आत्मा को छूती हो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने न्यूरोकेमिकल सिस्टम को बदल रहे होते हैं। आप उदासी के पैटर्न को तोड़कर शांति का एक नया पैटर्न बना रहे होते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। और चिंता के बारे में क्या? चिंता तो भविष्य की डरावनी तस्वीरों से ही पैदा होती है। अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मेरी नौकरी चली गई तो। बिल्कुल। चिंता क्या होगा अगर वाली डरावनी फिल्मों का ही दूसरा नाम है। यहाँ सोर्स का सुझाव है कि उस डरावनी तस्वीर को घूरते रहने की बजाय उसे धीरे से एक सुरक्षित और शांत तस्वीर से बदलें। यह एक सचेत चुनाव है। आप उस डरावनी फिल्म को रोककर अपनी मर्जी से एक नई फिल्म चला रहे हैं। शायद आप एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां आप जीवन में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे, या सिर्फ अपनी आती जाती सांस की शांत लय पर ध्यान केंद्रित करें, जो सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक है। और तीसरा, अकेलापन। जब हमें अकेलापन महसूस होता है तो हम दूसरे इंसानों के चेहरों की बाहरी छवियों के लिए तरसते हैं। यहाँ क्या किया जा सकता है? यहाँ पर सोर्स एक बहुत ही सुंदर आंतरिक अभ्यास का सुझाव देता है। वो कहता है कि बाहरी चेहरे की लालसा करने के बजाय भीतर जुड़ाव की भावना पैदा करें। ये थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक या काल्पनिक नहीं लग रहा? एक प्रकाश की डोरी की कल्पना करना, ये असल में कैसे मदद कर सकता है? आपका संदेह स्वाभाविक है। यहाँ मुद्दा प्रकाश की डोरी पर विश्वास करने का नहीं है। मुद्दा उस भावना को पैदा करने का है जो उस कल्पना से उत्पन्न होती है। जब आप ऐसी कल्पना करते हैं तो आप अकेलेपन और अलगाव की भावना को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे होते हैं। आप अपने तंत्रिका तंत्र को बता रहे हैं कि आप जुड़े हुए हैं, आप सुरक्षित हैं। अभ्यास का लक्ष्य उस भावना तक पहुंचना है। छवि तो बस एक दरवाजा है। तो अगर मैं इन सब बातों को समेटूं तो अंतिम निष्कर्ष ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक छवियों को सचेत रूप से चुनना शुरू करता है तो ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। धीरे धीरे उसका बाहरी जीवन भी उन चुनी हुई छवियों को दर्शाने लगता है। एकदम सही। आंतरिक और बाह्य दुनिया एक दूसरे का आईना बन जाती हैं। आप अपने अंदर शांति की छवि बनाते हैं तो आप बाहर भी शांत तरीके से प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जिससे आपके रिश्ते सुधरते हैं। आप अपने अंदर आत्मविश्वास और क्षमता की छवि बनाते हैं तो आप बाहर उन अवसरों को देख पाते हैं जो पहले आपको डर के कारण दिखाई ही नहीं देते थे। ये कोई जादू नहीं है, ये मन के काम करने का विज्ञान है। आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का ही प्रतिबिंब है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है, हमारी जिंदगी हर एक पल उन तस्वीरों पर टिकी है जिन्हें हम अपने मन की स्क्रीन पर चलने देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सिर्फ मजबूर दर्शक नहीं हैं, हम अपनी इस अंदरूनी दुनिया के कलाकार, निर्देशक और निर्माता सब कुछ हैं। हमारे हाथ में ब्रश और रंग दोनों है। सवाल ये नहीं है कि हमारे कैनवस पर क्या है, सवाल ये है कि आज हम कौन सा रंग उठाने वाले हैं। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगा जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अगर हमारी व्यक्तिगत हकीकत हमारे द्वारा चुनी गई तस्वीरों से बनती है तो हमारी सामूहिक हकीकत हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की किन साझा तस्वीरों पर आधारित है? हमारे समाज के इस बड़े सिनेमा हॉल में कौन सी फिल्म चल रही है? सफलता की, डर की, प्रतियोगिता की या सहयोग की? और क्या ये मुमकिन है कि हम सब मिलकर सचेत रूप से इस बड़ी कहानी की पटकथा को बदल सकें?